नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। लास्ट क्लास में हम ब्लड पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि आखिर रक्त किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। उसमें हमने देखा कि रक्त जो है मेनली दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएँ। ब्लड प्लाज्मा के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले थे रक्त कणिकाओं के बारे में। तो रक्त कणिकाएं जैसा आपको पता है कि 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। तो आइए हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में। तो पहली जो है वो आरबीसी है। पहली कौन सी है? आरबीसीएस, या इसी को हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, या इसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। तो अगर हम बात करें लाल रक्त कणिकाओं की, तो पहला इससे क्वेश्चन है कि आखिर लाल रक्त कणिकाओं का जन्म कहाँ होता है। लाल रक्त कणिकाओं का बर्थ प्लेस क्या है, जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि बॉडी की किस पार्ट में लाल रक्त कणिकाओं का जन्म होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जन्म स्थान है वो है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा, इंग्लिश में अगर बोले तो रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो क्या होता है? देखिए, बोन मैरो के 2 भाग हैं, एक होता है लाल अस्थि मज्जा और दूसरा होता है श्वेत अस्थि मज्जा। ठीक है, तो ये अस्थि मज्जा का ही एक भाग है, और अस्थि मज्जा क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि आखिर ये कितनी संख्या में बनती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बॉडी में, नंबर्स क्या होते हैं इन आरबीसी की हमारे शरीर में। तो अगर इनकी हम संख्या की बात करें तो ये करीब 45 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब आप ब्लड में पाए जाते हैं। अगर हम करीब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लें, या हम यूँ कहें कि 1 बूंद ब्लड लें, तो उसमें लगभग आपको 45 से 55 लाख, या अगर आप बात करेंगे तो 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब आप ब्लड में आपको संख्या इसकी मिलेगी। तीसरी चीज़ कि इनका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी कितनी जीती हैं, कितने मात्रा में जीती हैं, ये कितने दिन जीती हैं। ठीक है, इनका लाइफ स्पान की अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ स्पान जो होती है या जीवन काल जो होता है वो होता है 90 से 120 दिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो क्या होता है। ठीक है, तो अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर का, कि आखिर इसका शेप यानी कि संरचना किसकी, कोशिका की संरचना, और साथ में इसका शेप यानी कि आकार क्या होता है। तो आरबीसी की जो कोशिका संरचना होती है वो होती है उभया अवतल। कैसी होती है? उभया अवतल। इसका जो शेप होता है उभया अवतल, या इंग्लिश में बोले तो बाई कनकेव शेप की होती है। यानी आप देखोगे कुछ इस प्रकार से बीच में चपटी हुई और किनारों पर फूली हुई, कुछ इस प्रकार की शेप की आरबीसी होती है। और इसकी अगर हम कोशिका संरचना की बात करें तो इसके कोशिका में केंद्रक जो होता है, केंद्रक, ये हम बात कर रहे हैं स्तनधारियों की, तो केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया, साथ में लाइसोसोम, ये सारे ही अनुपस्थित होते हैं। ये स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूं मैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं मैमल्स की। अच्छा, 2 मैमल्स में केंद्रक पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। 2 में पाए जाते हैं, एक तो है ऊंट में, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और दूसरा लामा, ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाला एक जानवर है
तो ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी सब में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो पहली ये उभयतल होती हैं यानी बाइकॉन्केव सेप होती हैं, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी की, अगर अगली बात करें हम, तो ये आखिर इनका कार्य क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें कि इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है आरबीसी का। तो अगर इनके फंक्शन की बात करें तो जो आरबीसी का फंक्शन है वो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ये फेफड़े से विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये विभिन्न कोशिकाओं से फेफड़े तक ले आती हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आरबीसी की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर आरबीसी की संख्या उसके सामान्य संख्या से बढ़ने लगी, यानी कि आरबीसी की संख्या उसकी सामान्य संख्या से अचानक बढ़ने लगे, सामान्य संख्या से बढ़ने लगे, तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? संख्या से बढ़ने लगी तो एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की संख्या अगर उनके सामान्य संख्या से बढ़ जाए तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि अगर आरबीसी की संख्या उसकी सामान्य संख्या से कम हो जाए, आरबीसी की संख्या उसकी सामान्य संख्या से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया या अरक्तता। क्या कहते हैं? अरक्तता। और ये अरक्तता या एनीमिक कंडीशन महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कि आखिर आरबीसी की डेथ कहाँ होती है? आरबीसीएस की डेथ कहाँ होती है? डेथ यानी कि डेथ प्लेस क्या है? डेथ प्लेस ऑफ आरबीसी। तो इसकी डेथ प्लेस जो होती है वो होती है स्प्लीन यानी कि प्लीहा, और लीवर में भी कभी कभी ये मरती हैं, यकृत। तो इसीलिए प्लीहा और यकृत को क्या कहा जाता है? आरबीसीएस का कब्रगाह कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस। क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो आरबीसी होती है वो सबसे बड़ी या स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? सबसे बड़ी आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी फाउंड इन मैमल्स। ठीक है, बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? तो सबसे बड़ी जो पाई जाती है, ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है ये पूछा जाता है। तो जो सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है वो पाई जाती है मेढक में, जो कि एक उभयचर है यानी कि एम्फीबिया है। तो जो लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है वो पाई जाती है मेढक में। और जो स्मॉलेस्ट आरबीसी पाई जाती है, स्मॉलेस्ट आरबीसी या अलग से लिखें इसको, तो सबसे छोटी जो आरबीसी पाई जाती है, स्मॉलेस्ट आरबीसी, वो पाई जाती है मस्क डियर में। किस में पाई जाती है? मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो आरबीसी से बनता है वो ये बनता है कि अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पर जाने पर
आरबीसी की संख्या, किसकी संख्या, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज कर जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसीएस की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और उस ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ने लगती हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स आरबीसी के। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है कि यदि बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन बंद कर देता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बंद कर देता है, तो उसको कौन सा रोग कहते हैं? तो बोन मैरो में जब आरबीसी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उससे कहते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया नामक रोग होता है बोन मैरो में आरबीसी के प्रोडक्शन बंद होने को। तो ये तो रही हमारे आरबीसी की बात कि आरबीसी आखिर क्या होती हैं, कहाँ बनती हैं, ठीक है, कितनी संख्या में बनती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, WBCS की, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की। WBCS की यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की। तो श्वेत रक्त कणिका, इसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या है दूसरा नाम इसका, ल्यूकोसाइट। तो आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट। तो आइए बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। तो पहला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि आखिर इनका बर्थ प्लेस कौन सा है, बर्थ प्लेस यानी कि जन्म स्थान कौन सा है। तो अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें WBCS की, तो इनका जन्म स्थान जो है वो है श्वेत अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का जो जन्म स्थान है वो क्या है, श्वेत अस्थि मज्जा, हिंदी में बोलेंगे वाइट बोन मैरो, ठीक है। दूसरा, कितनी संख्या में, नंबर्स क्या होते हैं, कितनी संख्या में प्रोड्यूस होती है या संख्या क्या होती है इनकी। तो जो आरबीसी की संख्या है वो जनरली होती है 4000 से 11000 के बीच में, 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होती है। यानी कि अगर एक बूंद ब्लड आप लेते हो तो लगभग ये कितनी होंगी, 4000 से 11000 होंगी। तीसरा क्वेश्चन सेम, इनका जीवन काल क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, यानी कि लाइफ स्पान क्या होता है, कितने समय तक जीती हैं ये, लाइफ स्पान क्या होता है। तो इनके अगर हम लाइफ स्पान की बात करें तो इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। कितना होता है, 4 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट, अगर इनके हम कार्य की बात करें, किसकी बात करें, कार्य की, यानी कि फंक्शन ऑफ आरबीसी, क्या कार्य करती हैं ये। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम में मदद करती हैं, अर्थात ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में या हमारे शरीर की रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। तो ये क्या करती हैं, रोगों से लड़ती हैं या शरीर को डिजीज़ से बचाती हैं, ठीक है। और चूंकि ये शरीर को डिजीज़ से बचाती हैं, रोगों से लड़ती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मोबाइल डिफेंस सेल, शरीर की चलित रक्षा कोशिका, मोबाइल डिफेंस चलित रक्षा कोशिका, बॉडी की क्या कहा जाता है, चलित रक्षा कोशिका। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर सपोज करिए इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या नॉर्मल से इनका नंबर बढ़ जाए, संख्या बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर WBC की संख्या हमारे शरीर में जो नॉर्मल है उससे बढ़ जाए अचानक तो कौन सा रोग होता है। तो अगर WBC की संख्या नॉर्मल संख्या से बढ़ जाती है तो एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया। इसी को सामान्य भाषा में हम कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं, रक्त कैंसर। इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं रक्त कैंसर या इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड कैंसर किन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है,
वो होता है WBC की। अगर इनकी संख्या नॉर्मल संख्या से घट जाए तो कौन सा रोग होता है? अगर इनकी संख्या नॉर्मल संख्या से घट जाए तो जो रोग होता है उसको कहते हैं हम ल्यूकेपीनिया। कौन सा रोग होता है? ल्यूकेपीनिया, ठीक है, ल्यूकेपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका कोशिका संरचना क्या होती है? WBC की सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? कोशिका संरचना क्या होती है? कोशिका संरचना क्या होती है? तो अगर हम WBC की कोशिका संरचना की बात करें तो कल हमने देखा था कि WBC 5 प्रकार की होती हैं और पांचों की जो कोशिका की संरचना होती है वो कैसे होती है? वो होती है अमीबा की तरह। कैसी होती है? अमीबा की तरह, या हम इसे कभी कभी कह देते हैं इर्रेगुलर शेप, अनियमित आकार की इर्रेगुलर शेप। पर इनकी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे RBC में 2 को छोड़ के बाकी सब में केंद्रक अनुपस्थित होता था, वैसे WBC में नहीं है। WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। अगला कि इनका मृत्यु स्थान कहाँ है? अगला क्वेश्चन कि इनका मृत्यु स्थान कहाँ है? इनका डेथ प्लेस कहाँ है? डेथ प्लेस कहाँ है? ठीक है, तो इनका जो मृत्यु स्थान है वो है ब्लड में कहीं भी, एनीवेयर इन द ब्लड, कहीं भी ब्लड में ये कहीं भी मर सकती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा WBCS के बारे में डिटेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में? ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि रक्त प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो होगा हमारा वो हम बात करेंगे रक्त प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। इंग्लिश इसको दूसरा भाषा में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। मेडिकल टर्म में इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसको ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी कि इसका जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त प्लेटलेट्स कहाँ जन्म लेती हैं या इनका जन्म स्थान कहाँ है, बर्थ प्लेस कहाँ है। तो इसका बर्थ प्लेस जो है वो है अस्थि मज्जा में। ये पूरे अस्थि मज्जा में ही पैदा होती हैं, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में पैदा होती हैं। दूसरा, इनकी संख्या क्या है। क्वेश्चन दूसरा आता है कि कितनी संख्या में, नंबर्स क्या होता है इनका, कितनी संख्या में पैदा होती हैं। तो इनके अगर हम नंबर की बात करें तो इनका नंबर जो होता है 1.5 से 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड होता है। तीसरी चीज़ जो पूछा जाता है कि नंबर के बाद अगला जो आता है, जो हमने RBC में भी देखा था, जो हमने WBC में देखा था, कि इनका जीवन काल कितना होता है। इनका जीवन काल यानी कि इनका लाइफ स्पान क्या होता है। तो अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। 8 से 12 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। चौथा, इनके कार्य की अगर बात करें हम, यानी कि फंक्शन की बात करें, तो इनका फंक्शन सबको पता है कि इनका फंक्शन है चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमाना। चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमाना, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द प्लेस ऑफ इंजरी। थक्का जमाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द प्लेस ऑफ इंजरी। अगर हम इनके संख्या की बात करें तो अगर इनकी संख्या नॉर्मल से बढ़ जाए, नंबर यदि इनका साधारण संख्या से बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा। साधारण संख्या से यानी कि 1.5 से 4.5 लाख से बढ़ने लगे ज़्यादा तो कौन सा रोग होगा। साधारण संख्या से बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा। साधारण संख्या से बढ़ जाए तो और दूसरा क्वेश्चन कि अगर इनकी संख्या साधारण संख्या से घट जाए तो कौन सा रोग होगा। तो अगर बढ़ जाता है तो उसको हम, जो रोग होता है उसको बोलते हैं
थ्रोम्बोसाइथेमिया, साइथेमिया। अगर घट जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अगर ब्लड प्लेटलेट की संख्या उनकी नॉर्मल संख्या से घट जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथेमिया, और घट जाती है तो उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइथेमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कि इनकी मृत्यु स्थान कहाँ है, मृत्यु स्थान। या इससे पहले हम एक बात की और चर्चा कर लेते हैं कि इसकी कोशिका की संरचना क्या होती है। कोशिका संरचना, इसकी कोशिका की जो संरचना होती है वो दो प्रकार से होती है। या तो ये उत्तल लेंस की तरह होंगी, उत्तल लेंस की तरह उनकी कोशिकाएं होंगी, और या फिर ये इर्रेगुलर यानी कि अनियमित आकार की होती हैं, यानी कि इर्रेगुलर शेप की होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो इनसे बनता है, अंतिम क्वेश्चन जो बनता है कि रक्त प्लेटलेट्स का मृत्यु स्थान कहाँ है, कहाँ मरती हैं। तो ये या तो ब्लड में मरती हैं, या फिर चोट के स्थान पे मरती हैं, चोट के स्थान पर मरती हैं। तो WBC की जो रक्त प्लेटलेट की जो डेथ प्लेस है वो या तो चोट के स्थान पे या फिर ब्लड में कहीं डेथ होती है इनकी। ठीक है। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट RBC, WBC और रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट चीज़ें जो इसमें से बच गई हैं वो हम कल पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रक्त समूह। और रक्त समूह के बाद हम बात करेंगे रक्त के कार्य की, और इसके बाद मिसलेनियस करेंगे, और मिसलेनियस के बाद हमारा ब्लड का टॉपिक ओवर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।